तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। भूगोलिक और अभूगोलिक दोनों कारकों को इसमें जो है वर्णन किया जाएगा। तो सबसे पहला आता है दूरी। तो दूरी जो है दो प्रकार की होती है, परंतु यदि हम इनके महत्व की बात करते हैं तो आर्थिक दूरी भौगोलिक दूरी से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हमें पता है आर्थिक दूरी को हम डिस्टेंस में मापते हैं, किलोमीटर में, मीटर में या मील में मापते हैं, लेकिन जो आर्थिक दूरी है, यदि कच्चे माल को ढोने तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में लगे परिवहन खर्च तथा समय का मूल्य, इसमें समय के मूल्य का भी आंकलन किया जाता है कि इतना समय खर्च हुआ, इतने में मैं इतना पैसा कमा सकता था, तो समय के मूल्य का आंकलन भी किया जाता है। तो परिवहन खर्च तथा समय का मूल्य इतना हो जाए कि उक्त विशेष स्थान पर उद्योग लगाना लाभदायक न रह जाए, तो वहां पर उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता। तो आगे हमारा नेक्स्ट है कच्चा माल। तो कच्चा माल भी उद्योगों की अवस्थिति को बहुत ही प्रभावित करता है, चाहे वह भारी उद्योग है, भार खोने वाले उद्योग हैं तथा चिमनी वाले उद्योग हैं। तो ये कच्चे माल के स्रोत से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भारी उद्योग कौन से होते हैं कि ऐसे उद्योग जिनमें बहुत ही भारी कच्चा माल प्रयोग होता है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा प्रयोग होता है, कोयला प्रयोग होता है। और यदि भार खोने वाले उद्योग की यदि हम बात करते हैं, भार खोने वाले का मतलब है कि जितना कच्चा माल हमने उद्योग में लगाया, क्या उतना ही उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है या कितनी प्रतिशत मात्रा में प्राप्त हुआ है। तो जैसे कि गन्ना उद्योग है, तो गन्ना उद्योग में यदि हम 10 टन गन्ना, जैसे कि गन्ने उद्योग का इसमें चित्र नीचे दिखाया गया है, यदि 10 टन गन्ना कच्चे माल के रूप में उद्योग में डालते हैं, तो उसमें से जो 9 टन है, 9 टन वेस्ट मटेरियल के रूप में चला जाएगा। हमें केवल 1 टन चीनी ही प्राप्त होगी, अर्थात केवल 10% माल ही हमें नए उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है। इसलिए गन्ना जो है एक बहुत बड़ा भार खोने वाला उद्योग है, जिसमें बहुत स्थान घेरने वाला भारी जो है कच्चा माल प्रयोग होता है। ऐसे ही चिमनी वाले उद्योग, तो जो है लोहा इस्पात उद्योग, इसको हम चिमनी वाले उद्योग भी कह सकते हैं, गन्ना उद्योग को भी चिमनी वाले उद्योग कह सकते हैं। तो ऐसे उद्योग जिनमें बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती है और धुआं ज़्यादा निकलता है, तो इन उद्योगों में कच्चा माल भी बहुत ज़्यादा भारी प्रयोग होता है। इसलिए ये उद्योग उन स्थानों पर लगाए जाते हैं जहाँ पर कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके। तो आगे यह उद्योग प्रायः खानों के पास भी लगाए जाते हैं, कि जैसे कि यदि भारत के उद्योगों की हम बात करें तो भारत के जितने भी लोहा इस्पात उद्योग हैं वो सभी, चाहे वो जमशेदपुर है, तो ये सभी खान लोहे या कोयले के खानों के पास ही लगाए गए। वन्य क्षेत्रों में भी भारी उद्योग लगाए जाते हैं। कृषि क्षेत्रों में जैसे कि गन्ने का अभी हमने उदाहरण दिया है, और समुद्र के निकट भी स्थापित किए जाते हैं। तो जैसे कि अभी हमने गन्ने का उदाहरण भी लिया, लोहा इस्पात उद्योग खानों के पास लगाए जाते हैं। नीचे देखिए, ये भारत का जो मानचित्र है इसमें दिखाया गया है कि बोकारो लोहा इस्पात उद्योग है, जमशेदपुर लोहा इस्पात, ये जमशेदपुर लोहा, ये भी यहाँ पर, जैसे कि रानीगंज की कोयले की खानें काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो रानीगंज कोयला की खानों से यहाँ पर कोयला प्राप्त किया जाता है। और इसी क्षेत्र से जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार है, लोहा इस्पात उद्योग, चूना पत्थर, अन्य सभी कच्चे माल यहाँ से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो राउरकेला उड़ीसा के अंदर ये लोहा इस्पात उद्योग है, बोकारो है। तो जितने भी ये भिलाई है, चंद्रपुर है, सेलम है, तो ये जितने भी सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं सभी खानों के आसपास ही लगाए गए हैं, ताकि कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके। तो इसके विपरीत जो स्वच्छंद उद्योग होते हैं, फुटलेस इंडस्ट्री भी इनको बोलते हैं। फुटलेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं कि जिन पर कच्चे माल के स्रोत
का कोई खास ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें कच्चा माल बहुत ही हल्का प्रयोग होता है। तो कच्चे माल की उपस्थिति जो है इनकी स्थापना को प्रभावित नहीं करती। तो क्योंकि स्वच्छंद उद्योगों में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है तो इनमें हल्का कच्चा माल प्रयोग होता है। जैसे कि स्विट्जरलैंड का घड़ी उद्योग विश्व का स्वच्छंद उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी कि फुटलेस इंडस्ट्री का यह संसार का सबसे बड़ा सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसलिए इस प्रकार के उद्योग जो है बाजार के पास ही लगाए जाते हैं। साथ में ये चित्र दिया गया है कि स्विट्जरलैंड का ये फ्लैग लगाया गया है। तो साथ में घड़ी का चित्र है कि स्विट्जरलैंड की जो घड़ियां हैं तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। आगे ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा के स्रोत भी उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं, चाहे वो कोयला के रूप में है, चाहे वो परमाणु ऊर्जा के रूप में है, चाहे वो पवन ऊर्जा के रूप में है, चाहे वो सूर्य ऊर्जा के या सोलर ऊर्जा के रूप में, सभी ये प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो है यही चित्र भी इसमें दिखाया गया, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो सभी प्रकार चाहे वो कोयले से प्राप्त ऊर्जा है। तो ये इन जहाँ पर जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो उन क्षेत्रों में उद्योगों को विशेष रूप से स्थापित किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग में कोयला प्रमुख ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग होता है। अतः यह उद्योग खानों के पास ही लगाए जाते हैं। जैसे कि अभी आपको हमने पहले मानचित्र में भी दर्शाया था कि जो भारत के जितने भी लोहा इस्पात उद्योग हैं वो सभी, चाहे वो जमशेदपुर है, चाहे वो बोकारो है, चाहे राउरकेला है, सभी जो है छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में लगाए गए हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम उद्योग है। एल्यूमिनियम उद्योग में जल की बहुत अधिक मात्रा की जरूरत पड़ती है, परंतु आज के आधुनिक युग में बड़े बड़े जो विनिर्माणकारी उद्योग की अवस्थिति को ऊर्जा की दक्षता में बहुत वृद्धि होने से उद्योगों की अवस्थिति में ऊर्जा के प्रभाव को काफी कम कर दिया है। अर्थात अब ऊर्जा की दक्षता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत उद्योगों की अवस्थिति को ज्यादा प्रभावित नहीं करते तो हैं लेकिन कम मात्रा में करते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है जल या पानी, अर्थात जल की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग में शीतलन के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, ऐसे ही सूती वस्त्र उद्योग में जो धुलाई के लिए, रंगाई के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जल की जरूरत पड़ती है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग का यदि हम उदाहरण लेते हैं, 1 टन लोहा इस्पात बनाने के लिए जो है 2 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ये लोहा इस्पात उद्योग के जो है इंडस्ट्री जो है किस प्रकार से जो लोहा इस्पात का निर्माण किया जाता है, साथ में जल के स्रोत को जो है दर्शाया गया है। तो इसलिए जल के स्रोत की उपलब्धता जो है भी लोहा इस्पात उद्योग को या एल्यूमिनियम उद्योग ऐसे उद्योगों को प्रभावित करती है। तो जिन क्षेत्रों में ये जल प्रचुर मात्रा में मिल जाता है उन क्षेत्रों में भी जो है लोहा इस्पात एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है। आगे श्रमिकों की उपलब्धता, तो पर्याप्त सस्ते तथा कुशल श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जैसे कि हीरे को काटना, उसकी पॉलिश करना, उसको तराशना, तो ऐसे उद्योगों में दक्ष और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो जिन क्षेत्रों में ऐसे कुशल और दक्ष श्रमिक मिलते हैं उन्हीं क्षेत्रों में ही ऐसे उद्योग की स्थापना की जाती है। जैसे भारत की यदि बात करें तो भारत का जो गुजरात राज्य के सूरत में स्किल्ड लेबर इस प्रकार के बहुत ज़्यादा मिलने के कारण तो जो है सूरत में जो हीरे का जो उद्योग है, हीरो को तराशने का कार्य, इस उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ है। तो आगे है अभौगोलिक कारक। तो सबसे पहला अभौगोलिक कारकों में मानवीय जो रिसोर्सेज है उनमें सबसे पहले आता है सुप्रबंधन। उद्योगों का संगठन तथा संरचना तंत्र बहुत अधिक जटिल होने के कारण इनके लिए सुप्रबंधन की उपलब्धता अति आवश्यक है। अतः सुप्रबंधन की उपयोगिता उद्योगों की अवस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जैसे कि इसमें दिखाया गया हमारे पास चाहे कितने भी रिसोर्सेज हैं, कच्चा माल है, सभी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन यदि हमारे पास प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं होगी, उचित प्लान नहीं होगी, संरक्षण की नीति के हिसाब से यदि हम प्लान नहीं बनाएंगे तो उद्योग का विकास नहीं हो सकता। तो जैसे कि इस डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे मानव का बिहेवियर है, ये बिहेवियर
को एक्सप्लेन किया गया है कि बिहेवियर ये कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं और ये सिचुएशनल फैक्टर हैं। सिचुएशनल फैक्टर्स कि उसके जहाँ पर उद्योग लगाना चाहते हैं वहाँ किस प्रकार का पर्यावरण है, कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं, और उनके साथ जो कॉग्निटिव फैक्टर यानी कि प्रबंधन जो मानवीय स्किल है, जो मानवीय जो दिमागी ताकत है, उसके बल पर जो है आगे प्लानिंग की जाती है। इस सभी के कम्बिनेशन से जो है उद्योगों को सफल किया जाता है। तो इसलिए जो सुप्रबंधन की व्यवस्था, जैसे कि यहाँ इस चित्र में जो है नीचे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो इस सभी का कारण जो है इस चित्र में ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जो प्रबंधन की उच्च दक्षता है उसके कारण ही जो है इतना डेवलपमेंट हो पाता है। यदि हमारे पास मानवीय संसाधन उत्तम नहीं है तो सभी प्रकार के संसाधन वेस्ट हो जाते हैं। तो आगे है तो अतः उद्योग की स्थापना करने वाला स्थान प्रबंधकों को आकर्षित करने योग्य होना चाहिए। जैसे कि जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं तो वो सबसे अधिक दक्षता वाले उच्च दक्षता वाले श्रमिकों को जो है प्रबंधकों को अपनी ओर तरफ आकर्षित करने में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए विकसित देश ही और अधिक विकसित होते चले जाते हैं और अधिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पर होती चली जाती है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पूंजी। तो पूंजी मतलब कैपिटल, पैसा, मनी। यदि आपके पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है तो उद्योग की स्थापना करना बड़ा मुश्किल। तो बड़े पैमाने के उद्योगों में क्योंकि संगठनात्मक ढांचा तथा प्रबंधन बहुत अधिक जटिल होने के कारण, बहुत अधिक मशीनीकरण के कारण बहुत भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। अतः आज के आधुनिक उद्योग ऐसे क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं जहां भारी पूंजी निवेश की उपलब्धता बहुत अधिक संभावना रहती है। जैसे कि अभी पूंजी ये डॉलर जो दिखाया गया है, तो जिसके पास जितनी ज़्यादा ऊंचाई, जितनी ज़्यादा ऊंची, जितनी अधिक मात्रा में पूंजी होती है तो वह उतनी ही ऊंचाई पर होता है, उतनी ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करता है। तो ये जो पूंजी का बहुत रोल रहता है। तो इस साथ में चित्र दिखाया गया है कि जिस क्षेत्र के अंदर पूंजी का इन्वेस्टमेंट यह किस प्रकार से बढ़ता है तो उसी अनुपात में जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उद्योग का विकास होता जाता है। आगे सरकारी नीति भी उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करती है कि देश की जो राष्ट्रीयकरण की जो नीति होती है वह टैक्स में छूट देता है या नहीं। टैक्स में छूट देना, उदारीकरण की नीति को अपनाना, भूमंडलीकरण की नीति को अपनाना, तो इनके कारण भी जो है देश में उद्योग अधिक स्थापित होते हैं या कम स्थापित होते हैं। तो जिन उद्योगों में ये नीतियाँ सकारात्मक होती है वहाँ पर उद्योगों का अधिक विकास होता है। जैसे कि ये नीचे जो है संसार का मानचित्र विश्व में दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पर कहीं पे BMW दिखाई है, HP लैपटॉप दिखाए हैं अफ्रीका के अंदर, इधर जो है सैमसंग है, तो इधर USA के अंदर। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है कंपनियाँ अलग अलग देशों के अंदर दिखाए, जबकि उनकी स्थापना जो है किसी दूसरे देश में हुई थी, लेकिन उनका जो वर्चस्व किसी दूसरे देश में स्थापित होने का यही कारण है कि उस देश की नीति क्या है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फेवर में है या नहीं है, उदारीकरण की नीति को अपनाता है या नहीं अपनाता है, ग्लोबलाइजेशन को अपनाता है या नहीं अपनाता। उद्योग इस जो अवस्थिति है इन नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। कोई देश इन नीतियों के पक्ष में है तो जिसको मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि कोई देश इन नीतियों के पक्ष में है तो वहाँ पर औद्योगिक विकास, उद्योग स्थापना बहुत अधिक होगी। यदि कोई देश इन नीतियों के विपरीत है तो उस देश के सरकारी निर्णय नीतियों के विपरीत है तो वहाँ उस देश में जो उद्योग का विकास कम होगा, उद्योग की स्थापना कम होगी। तो आगे पर्यावरण, तो कई उद्योग ऐसे होते हैं जो पर्यावरण परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे कि आर्द्र जलवायु का होना। यदि हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग में जो है आर्द्र जलवायु का होना बहुत ही आवश्यक है। तो क्योंकि इसलिए जो सूती वस्त्र उद्योग है अधिकतर ऐसे क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं जहां पर तटीय क्षेत्र उपलब्ध होते हैं, जो किसी समुद्र के किनारे या किसी झील के किनारे या किसी खाड़ी के या सागर के किनारे होते हैं। जैसे कि ये मैनचेस्टर का जो है चित्र इसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले इंग्लैंड में जो है सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र में और नदी के किनारे ही
है ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद औद्योगिक जड़त्व, तो किसी उद्योग की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पर इस उद्योग से संबंधित जो सेवाएं होती हैं, जैसे कि परिवहन की सेवा है, भौतिक पूंजी, भवन इत्यादि और अन्य बैंकिंग की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं उससे संबंधित जो उद्योग के विकास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ये सारी की सारी सुविधाएं वहाँ पर विकसित हो जाती हैं। इसलिए औद्योगिक जड़त्व के कारण वहीं पर उसी क्षेत्र में ही उसी प्रकार के अन्य उद्योग भी उसके आसपास चारों तरफ विकसित होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो उद्योगों का एक समूह बनता चला जाता है। यदि हम यूरोप की बात करें तो औद्योगिक क्रांति आई, यूरोप में आई, तो इसलिए वहाँ पर औद्योगिक विकास सबसे पहले हुआ, सबसे अधिक होता चला गया। कृषि क्रांति आई, यूरोप में आई। तो ये औद्योगिक जड़त्व की जो मेन फैक्टर होता है, कारक होता है, वह औद्योगिक विकास को, औद्योगिक स्थापना को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से माय डियर लर्नर्स, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ लेसन अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, दोस्तों को जो है शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और आगे जो है इस लेसन की जो नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वो बहुत अच्छे तरीके से और भी अच्छे प्रयास के साथ आपके सामने उपलब्ध करवाया जाएगा। थैंक यू।